E1, E2, and so on, En are n mutually exclusive and exhaustive events of a random experiment with probability of each ei is not equal to zero. इसका मीनिंग भी समझा दूं मैं आपको भी. For I is equals to 1, 2, and so on up to n. Then for any event capital A, for any event capital A, for any event capital A of the random experiment of the random experiment with with probability of A is also not equal to 0. Then we have to prove that probability of EK given A is equal to probability of EK into probability of A given EK divided by summation of I is equals to 1 to n probability of EI into probability of A given EI. And K value is 1, 2, 3 and so on up to n. ये है. अब क्या मतलब है ये थ्योरम का? Suppose that I will try to explain this theorem with the help of some diagrams. Look at that. For example, here we have to take some, like suppose this is a random experiment, capital S. Okay, this is a random experiment, capital S. And इसके अंदर कुछ इवेंट्स है. वो इवेंट्स का क्या है? What are that? Inside this event, do one thing. Can take as a rectangular box के अंदर इवेंट लेंगे. के अंदर लेंगे events. Suppose this is E1, this is E2, this is E3, this is E4, this is E5, this is E6, and suppose there is one more, we take A is also event inside that. ठीक है, एक सैंपल स्पेस है. अच्छा समझने की कोशिश करिए आप. ये एक सैंपल स्पेस S है. ठीक है, दिस इज वन इवेंट E1, ये है E2, सपोज दिस इज E3. इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है. E2, E4, E5, K value 1 E1, K value 5 E5, like that. And here this is one more event, A is also there inside S. Suppose that E1, E2, E3 and so on En are n mutually exclusive and exhaustive events. मतलब E1 और इंटरसेक्शन और E2 का इंटरसेक्शन अगर करें A1 और E2 का, तो वो एम्प्टी सेट आता है. मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. E2 और E3 भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे. E3 और कोई और इवेंट भी अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट देखें तो वो इंटरसेक्शन पार्ट कुछ भी नहीं आ रहा. और जब इन पूरों को जब अपन यूनियन करेंगे तो ये सैंपल स्पेस कैपिटल एस आ. ये दो पॉइंट्स को आप याद करें तो आसानी से आपका थ्योरम प्रूव हो जाता. तो अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, देखिए.
तो इसका स्टेटमेंट के बाद अपन इसको लिखेंगे गिवन, गिवन probability of each I will be greater than जीरो। इसका मतलब probability of वन होने की probability मोर देन वन से, मतलब E1 भी उसमें है, E2 भी है, कोई भी probability नेगेटिव नहीं है। ओके, सो फॉर I is not equal to J, I is not equal to J, मतलब सपोज अगर I वैल्यू वन लिए, J वैल्यू अगर आप टू ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी दो सेट्स ले लीजिए आप, I वैल्यू वन इंटरसेक्शन जे, J वैल्यू इज टू, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो वो क्या होता है, वो एम्प्टी सेट, मतलब दोनों कोई भी कहीं भी कॉम्बिनेशन इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहे। और अब जब इसका यूनियन करेंगे, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन ई आई, देन इफ यू गेट यूनियन यू विल गेट द सैंपल स्पेस, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन, ऐसा पूरा करते जाए तो आपका जो पूरों को कंबाइन करे तो यूनियन, सबका यूनियन करे तो ऐसे चाहता। ये दो पॉइंट्स को अच्छे से आप याद रख लीजिए, सो इजीली आप उसको प्रूव कर सकते। देखिए आप, नाउ लुक एट दैट, ए क्या है यहाँ पर, ये कैपिटल ए क्या है, ये सबसेट और इक्वल टू कैपिटल एस है, मतलब सबसेट का मतलब एक पार्ट है, कैपिटल एस का एक पार्ट है, ठीक है। तो दिस ए कैन बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज दिस ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन एस। लिख सकते क्या नहीं लिख सकते बोलिए आप। मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो 10 क्लास में इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशंस को आप पढ़े होंगे, एग्जांपल है ये खाली। सपोज एस इज इक्वल टू, बहुत बड़ा सेट लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, ए एक सैंपल सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल वन टू थ्री, कैन बी से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ एस, यस डेफिनेटली वी कैन से ना, सबसेट है ना, एक आधा पार्ट है ना उसका। और आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए आप, एस और ए का इंटरसेक्शन करें तो आपको आंसर क्या आता है, ए ही आता, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए एज इट इज, ये इंटरसेक्शन भी एज इट इज, एस की वैल्यू यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे बस, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन ई आई। सिर्फ क्या करा मैं, एस की वैल्यू को रिप्लेस करा, अब ये यूनियन को बाहर निकालेंगे, ओके, दिस यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ, वी आर लेफ्ट विथ ए इंटरसेक्शन ई आई, ए इंटरसेक्शन ई आई, एक इसकी वैल्यू आ गई आपको, ए की वैल्यू, तो वी यूज द नेक्स्ट पेज, ए इज इक्वल टू, समझ में आ रहा, ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन ए intersection ei. Now once if you apply probability on both sides, union will be changes to summation, taking probability on both sides, probability of a is equal to, जैसे ही probability apply करेंगे, union will be changes to summation, I is equal to 1 to n, okay, probability of a intersection ei, probability of a की वैल्यू यहाँ से आपको आ गई है, और एक स्टेप लिखेंगे अपन, probability of a is equal to, this is summation I is equal to 1 to n also as it is। अब यहाँ पर क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल के लाना। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कल की क्लास में भी अपन करे थे, आपको अगर याद है तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई की वैल्यू फाइंड आउट करें सपोज, तो क्या होता, बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन ई आई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, बस आपको करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटरसेक्शन ई आई की प्लेस पे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो वंस इफ यू सब्स्टिट्यूट विल गेट योर आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई
into probability of a given year. This is your first part. We can take this as equation number 1, right? Equation number 1 का part हो गया. Now next, also what I am doing is probability of ek given a, इसकी वैल्यू by conditional probability से find out करो. How to write probability of ek intersection a by probability of a, which is equal to, अब look at this one, इसका डिनोमिनेटर तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और इसकी वैल्यू ऐसे लाएंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को यूज करके लाएंगे. कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू? फिर वो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई के का कॉन्सेप्ट, दैट इज कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के. फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटरसेक्शन ई के और ई के इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता, तो इसकी जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है बस. तो इफ यू राइट इट हियर, you'll get a probability of ek into probability of a given ek, okay, which is also equal to probability of ek given a is equal to, there is a numerator as it is, probability of ek into probability of a given ek by probability of a की value from equation number 1, what we can write, summation I is equals to 1 to n probability of ei into probability of a given ei. ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ. देखिए यही प्रूफ करना है आपको, प्रीवियस पेज में जाकर देखिए, यही प्रूफ करना है. देखिए ई के गिवन इज इक्वल टू ई के ए गिवन ई के समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई. यही आप कर जाती है इसको. तो बस करना क्या था आपको, पहले तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग लिखना. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब E1 और E2 और E3 में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, इंटरसेक्शन पार्ट एम्प्टी सेट होता. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है. एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है, आपको यहाँ पर सर क्लियर ये है, फिर से समझाइए ना. फिर से समझा रहा हूँ ना, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार देखो. थ्योरम में आपको बोल रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंग्लिश लैंग्वेज है. इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखे तो कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर आप कर रहे तो वो इक्वल टू एम्प्टी सेट आता. मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन ओवरलैपिंग नहीं है, इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग है. इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है, अगर आप पूरे इवेंट्स का अगर यूनियन फाइंड आउट करें, 1 से लेके जितने आपके पास है एन है ई आई, तो सबका जब यूनियन फाइंड आउट करें तो आपको सैंपल स्पेस आता. मतलब इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, ये इसका मीनिंग है. और उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए भी एक इवेंट है उसके अंदर, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है. तो अपन कैसा प्रूव कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ग्रेटर देन जीरो, मतलब हर एक इवेंट उसमें पॉजिटिव है. और कोई भी दो इवेंट का अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग लिखा मैं, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. आई की वैल्यू कुछ भी, जे की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, और उसका इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट ही जाए. और इन सब का जब यूनियन करेंगे तो ऐसा था, वो जो इंग्लिश में लिखा था उसको मैथ्स में लिखा था. उसके बाद आप ये एग्जाम्पल में देखिए, एस इज ए सुपर सेट, ए इज ए सबसेट. So when you are going to find out intersection of superset and subset, you will get subset only.
तो ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन एस, इंटरसेक्शन एज इट इज रखे, एस की वैल्यू यहाँ से यहाँ ला के सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद यूनियन को बाहर ले जाके ए को इधर अंदर ले गए, उसके बाद जैसे ही प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे यूनियन विल बी चेंजेस टू एडिशन, इट मीन्स यूनियन विल बी चेंजेस टू समेशन। उसके बाद इसकी वैल्यू लाने के लिए क्या करें अपन, ये बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, यहाँ पर मैं आपको चाहे तो इधर लिखता हूँ, बाई कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऑलरेडी अपन कई बार कर चुके हैं ये। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, ए गिवन बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ओके, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर ये जो दो सेट्स है ना, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, दोनों भी सेम ही सेट है। वही काम अपन यहाँ पर ना, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं समझो, तो ए गिवन बी से फाइंड आउट कर, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए गिवन बी से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। इसके बाद नाउ वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट, ई के गिवन ए की वैल्यू को प्रूव करना है, देखिए क्वेश्चन में ई के गिवन ए की वैल्यू को प्रूव करना है इसको, तो ये कंसिडर कर लिया अपन, ई के गिवन ए कंसिडर करके फिर ए गिवन बी के जैसा, ए गिवन बी के जैसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अप्लाई करें, ई के इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर ई के गिवन ए की वैल्यू फिर ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में बोल के फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन यूज करें, इसका रिवर्स वे में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यू ला के रख दिए, पी ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिए बाई वन, बाई इक्वेशन नंबर वन, तो दैट योर रिजल्ट इज प्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है तीनों की तरफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से प्रूव हुआ। तो एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम के ऊपर, ये तीनों के ऊपर प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी प्रूफ आपको पूछेगा, स्टेट एंड प्रूफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसके साथ साथ बेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन है, चलिए प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन अब बहुत बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन अब बहुत बड़े बड़े हैं। एक काम कर दो, मैं क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखना है, लिखे तो अपन इसको सोल्यूशन कर सकते ओके। हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, अब लिखो क्वेश्चन, बोलो। यस सर। सपोज दैट, सपोज दैट ए एन अर्न, यू आर एन अर्न बोल के लिखिए, सपोज दैट अर्न बी वन, नहीं तो आप सिंपल अगर अर्न समझ में नहीं आया तो बॉक्स बी वन बोल के लिख सकते हैं, सपोज दैट अर्न बी वन contains two white two white and three black balls, लिख दिए, suppose that यस। urn b1 contains two white and three black balls and another urn b2 contains another अनदर। another urn, another box भी बोल सकते हैं आप, another urn b2 contains b2 contains three white and four black balls, three white and four black balls. ओके सर। One urn is selected at random. One urn is selected at random and a ball is drawn from it.
And a and a ball is drawn from it. And a ball is drawn from it. If the ball drawn is found black, if the ball drawn is found black, if the ball is drawn is found black, find the probability that find the probability that the urn chosen was B1. The urn chosen was B1. अब मेरे को आप क्वेश्चन समझाइए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए समझ the लो. urn Find the probability that the urn chosen chosen was was B1. given. Okay. तो आप क्वेश्चन, मैं पहले आपको इसका मीनिंग क्वेश्चन का समझाता हूँ अच्छे से. सपोज आप एक काम करिए, ये बॉक्स ले लीजिए, एक एक बॉक्स है, एक B1 बॉक्स है, ठीक है ना. एक Okay. B2 एक बॉक्स है. इसमें बॉल्स का कैसा है, कंटेन्स 2 white 3 black बॉल्स. 2 white है और 3 क्या है, 3 black बॉल्स. 3 black. ठीक है. और B2 कंटेन्स फोर Yeah. ब्लैक 4 black बॉल्स है और 3 क्या है, थ्री 3 white. वाइट बॉल्स. यानी कि B1 में टोटल कितने बॉल्स है, B1 में कितने टोटल बॉल्स है, P1 में जी हाँ, 5 5. B2 में टोटल कितने बॉल्स है, 7. 7. वेरी गुड. अब देखिए, बाय हाइपोथेसिस मतलब गिवन स्टेटमेंट में क्या है, बाय हाइपोथेसिस. अच्छे से समझिए क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ, अपने को ना, अच्छा क्वेश्चन पहले समझो आप. एक अर्न में, माने माने P1 अर्न में 2 white बॉल है 3 black बॉल है. B2 अर्न में 3 white बॉल है 4 black बॉल है. ओके, तो क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई एक अर्न को सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक ठीक है ना. वन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली मतलब रैंडम में तो समझ रहे हैं ना आप. Yes. चिट्टियां उछालते देखो अपन, रैंडमली एक चिट्ठी चूज करते हैं ना. तो रैंडमली Yeah. एक एक अर्न को सेलेक्ट कर रहे हैं. वन अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट. उसमें से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, तो बॉल ड्रॉ करते कि आपको कौन सा बॉल मिला, इफ द बॉल ड्रॉन इज Black. फाउंड ब्लैक, ब्लैक बॉल मिला. तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जो अर्न आप चूज कर रहे थे वो B1 था बोल के चूज कर बताना है. ठीक है ना. Okay. अब अपन क्या करना, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती, कितने हो सकती, टोटल कितने हैं, फर्स्ट टर्न में 5 है. 5. 5. ब्लैक बॉल आना बोलते 3 3 आउट ऑफ 5. सेकंड में 3 out of 5 कैसा सर? टोटल बॉल्स है 5. प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड आउट करते हैं आप, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स. टोटल तो 5 है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी Okay. कितनी हो सकती है, 3 आउट ऑफ 5, है ना. Okay. यहाँ Yeah. पर भी अब यहाँ पर टोटल क्या होता, टोटल बॉल्स कितने हैं सेकंड सेकंड बॉक्स में, 7. 7 बॉक्स. वेरी गुड, 7 है. तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 7. 4. ठीक है ना. ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फ्रॉम सेकंड वन. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, बॉल ऑलरेडी आ गया है, बॉल आ गया है वो E1 में से. इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अर्न को E1 बोल रहे हैं. एक E1 है इवेंट्स, एक E2 इवेंट्स है.
B1 B2 नहीं लिख के E1 E2 लिखा मैं, क्योंकि B/B लिखे तो सही नहीं लिखता ना। तो ये बॉल है, ये E1 का मतलब फर्स्ट रन में से आया सो है, ये बॉल है, यस E2 सर, का समझ मतलब गए। सेकंड रन में से आया। अब आपको क्या करना है, बॉल तो आपको आ गया, ये E1 में से आ रहा बोल के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन के प्रॉब्लम को अपन बेस थ्योरम से कर सकते हैं आसानी से। मैं एक बार आपको बेस थ्योरम का जो फाइनल स्टेटमेंट है यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको आसान हो जाए। बाय बेस थ्योरम, ओके। अभी जो प्रूव करे थे ना, वो फार्मूला बन जाता है यहाँ पर। अब बाय बेस थ्योरम बहुत आसान है, देख लीजिए एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी जो प्रूव करे थे, ई के गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई के बाय समेशन ऑफ I is equals to 1 to n probability of EI into probability of a given EI। अब आप बोलेंगे ये कैसे रखना है, वैल्यूज कैसे रखना। अब देखिए, ये E1 गिवन बी प्रूव करना है आपको, उसी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपने पास ए की प्लेस पे बी आ गया, ये आप अच्छे से समझ लो। ए की प्लेस पे बी आ गया, और ई के की प्लेस पे E1 आ गया, है ना। ओके। बस रख यस। दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए, खत्म, आपको आंसर आ जाएगा आसानी से, बताता हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ई के। सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, जरा अच्छे से देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के की प्लेस पे अपने पास है, क्या है, E1 है, और बॉल है अब पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के की प्लेस पे क्या है, अभी बोला ना मैं आपको, बोलिए। E1। वेरी गुड, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्लेस पे बी है, पी। गिवन E1, राइट, यस। डिवाइडेड बाय समेशन। समेशन मतलब ये पूरे पॉसिबिलिटीज, वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके समेशन को ओपन करें अपन, आई इज इक्वल टू 1 दिए, तो E1 ए गिवन E1 आता। अब तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे समेशन को, तो फर्स्ट वैल्यू यू विल गेट हियर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू अपने पास बी है, देखिए याद रख लीजिए, हाँ, यस, करेक्ट है। यहाँ आएगा E1, दो चयन अपने पास अर्न्स, तो दो बार ही चाहेगा वो, प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। E2 ओके। इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E2, खत्म, वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अपन खाली दो बॉक्स के करें, तीन बॉक्स के भी आते एग्जाम। अब वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा। E1, E1 मतलब, अच्छा कितने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसा फाइंड आउट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने कितने अर्न्स है अपने पास, कितने अर्न्स है, दो अर्न्स है ना, दो बॉक्सेस है ना, अर्न्स, B1 और B2 दो अर्न्स है ना अपने पास। हेलो, कितने बॉक्सेस है अपने पास, सिर्फ दो ही है ना। हेलो, हेलो। हाँ, अपने पास यस कितने सर। अर्न्स है, टोटल कितने अर्न्स है, दो ही अर्न्स है ना, टू। एक या। चूज करना है रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 चाहता, यानी कि टोटल दो अर्न है, एक चूज करना है। E2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती, E1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती, बस वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। ये हो गया 1/2, बी गिवन E1 की वैल्यू एग्जाम में यहाँ पर है 3/5 बाई बाई E1 1/2, बी गिवन E1 is 3/5 प्लस E2 1/2 इंटू बी गिवन E2 की वैल्यू है 4/7। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 1/2 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई, टेक 1/2 कॉमन, टेक 1/2 कॉमन, यू विल गेट 3/5 प्लस 4/7,
ये 1/2 से ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 3/5 डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट करके बोलो कैलकुलेटर से। कितना हो रहा है? 3/5 प्लस 4/7, जल्दी बोलिए। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में बोलिए। 3/5, 3/5 प्लस 4/7। 41/35. 41/35। तो फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी सेम 3/5 एज इट इज। सेकंड फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, रिवर्स, जैसे को 35/41। सो 5 1 जा, 5 7 जा, फाइनली 7 3 जा, 21/41 इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप ये प्रॉब्लम सर, अगर बड़ा, जी बोलिए, बोलिए। ये पार्ट थोड़ा समझाइए ना मुझे फिर से। हाँ देखिए, अपने पास दो बॉक्सेस है, अर्न बोल के वर्ड नहीं यूज करेंगे, जाने दो। दो बॉक्सेस है, एक B1 बॉक्स है, एक B2 बॉक्स। B1 में ओके। बॉल्स कैसे है? दो वाइट है, तीन ब्लैक है। B2 में बॉल्स कैसे है? तीन वाइट है, फोर ब्लैक है। तो अपन B1 B2 बॉक्सेस को अपन E1 E2 नाम दे रहे हैं। अभी भी अपन बॉक्सेस को E1 E2 E3 नाम देते रहना अपन, ठीक है? ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि E1 में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितने होती? तो टोटल कितने बॉल्स है? 5 है। तो ब्लैक कितने हैं उसमें? तीन है, तो 3/5। टोटल बॉल्स सेकंड बॉक्स में कितने हैं? 7 है। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 4/7। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पहले याद रखना, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स। और इसी तरह से दो बॉक्सेस है। फर्स्ट बॉक्स यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/2 होती। सेकंड बॉक्स यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/2 होती। अगर तीन बॉक्सेस रहते तो 1/3, 1/3, 1/3 होता। समझ में आ गया? अब इनमें क्या बन रहा क्वेश्चन में? यस। दोनों में से एक बॉक्स को रैंडमली चूज करके ब्लैक बॉल निकाले। तो आपको क्या बताना है? यू हैव टू शो दैट दैट बॉल केम फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स ओनली, ऐसा बताना है। एक बॉक्स को रैंडमली चूज करके निकाल दी एक बॉल, वो बॉल चूज करे तो ब्लैक आ गया। अब अपने को बताना है कि वो फर्स्ट बॉक्स में से चाहे। उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या नहीं सॉरी, बेस थ्योरम को यूज करें। बेस थ्योरम का फार्मूला यूज करें, ई के गिवन ए, ई के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए के समेशन के फार्मूला यूज करें। बस वहां पर रफ कॉलम में लिख दिया, देखो ए की प्लेस पे बी है, ई के प्लेस पे ई वन है। तो वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आप खुद भी कर ले सकते हैं। अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आता मालूम? यहाँ पर दो बॉक्सेस का करें अपन समझने के लिए, तीन बॉक्सेस का प्रॉब्लम आता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन करे तो 1/3 आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू भी 1/3 आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री भी 1/3 आता। बेस थ्योरम का फॉर्मूला सेम रहता, ठीक है ना? ऐसे और दो तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट भी एग्जाम में नहीं देता, देखो आप खुद ही याद कर लेना, स्टेट एंड प्रूव के जैसे याद कर लेना। एडिशन थ्योरम में आपको कराया, स्टेट एंड प्रूव याद कर लेना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको कराया, स्टेट एंड प्रूव याद कर लेना। स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं देगा, वो आप खुद ही कर लेना है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। सो विद दिस विल कंक्लूड द क्लास, राइट? और भी ओके। क्वेश्चन अपने को बेस थ्योरम में करना है जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेंगे, राइट? ओके।